दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक जिले में विक्रम सिंह के पास 6 ईंट के भट्टे होते हैं। इन भट्टों में 300 से ज्यादा मजदूर काम करते थे, जिसमें एक नई लड़की 10वीं पास करने के बाद काम पर लगती है। दोस्तों, उस लड़की का नाम प्रज्ञा होता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान ने सुंदरता सिर्फ उसे ही दी है, और उतनी ही ज्यादा वो मेहनती भी होती है। सभी मजदूर मध्य प्रदेश के एक बड़े जिले से ताल्लुक रखते थे। प्रज्ञा इन सबके बीच में खड़ी होती तो सबसे ही अलग नजर आती, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत होती है। दोस्तों, एक दिन विक्रम सिंह का लड़का बाहर से आता है। उसकी नजर एक दिन उस लड़की पर पड़ती है और वो उसका दीवाना हो जाता है। दिन रात उसी के ख्यालों में डूबा रहता है, जिससे प्रज्ञा के माँ बाप को बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि वो जानते थे अगर कुछ भी होगा तो इंजाम हमारे ही सर आएगा। और दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही होता है। दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है। जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर ले। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, विक्रम सिंह के पास 6 भट्टों के अलावा 400-500 बीघा जमीन भी होता है। पूरे इलाके में उनका रुतबा था, नाम था, मान था, सम्मान था। परिवार में 4 लोग थे, पति पत्नी के अलावा। एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, बेटा बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। बेटी का नाम रानी होता है और बेटे का नाम आरब होता है। दोस्तों, आरब पढ़ाई करने के बाद एक कंपनी में काम करता है। 30 से 35 हजार उसकी सैलरी होती है। एक दिन विक्रम सिंह कहते हैं, बेटा प्राइवेट नौकरी छोड़ो और अपने घर आओ। अपना जो कारोबार है उसे देखो, उसे संभालो। दोस्तों, आरब नौकरी छोड़कर घर आता है। भट्टे के पास में बने एक ऑफिस में बैठने लगता है। दोस्तों, एक दिन आरब अपने ऑफिस से निकलता है और देखता है कि एक लड़की मिट्टी से पूरी तरीके से लिसी हुई थी और ईंटों को थाप रही थी, और इतनी कड़ी धूप पड़ रही थी कि वो ऊपर से नीचे तक पसीने में तरबतर थी। फिर भी उसमें जूझी हुई है। आरब उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसका चेहरा शीशे की तरह चमक रहा था पसीने में, और उसके हाथ पैर मिट्टी से लिसे हुए थे। दोस्तों, वो प्रज्ञा होती है। प्रज्ञा की नजर आरब पे पड़ती है तो वो वहाँ से उठकर पास में दुपट्टा पड़ा होता है उसे ओढ़ लेती है। तो उसे थोड़ी देर देखता है, उसके बाद अपने ऑफिस वापस चला आता है। वो अगले दिन जाता है तो देखता है वो मिट्टी को पैरों से गूंद रही थी ताकि ईंट बनाने के लिए तैयार कर सके, और वैसे ही पसीने में तरबतर होती है। उसकी नजर आरब पर फिर से पड़ती है तो अपने दुपट्टे को उठाकर ओढ़ लेती है। दोस्तों, वो शाम को जाता तो वो अपने माँ बाप के साथ सूखी ईंटों को इकट्ठा करती नजर आई। दोस्तों, वो तीसरे दिन जाता है तो ना तो उसे प्रज्ञा नजर आती है, ना ही उसके माँ बाप वहाँ नजर आते हैं। वो उसे इधर उधर देखता है, वो नहीं दिखती तो वो हर भट्टे का कोना कोना छान मारता है। वहाँ पर जाता है जहाँ पर वो खाना बनाते खाते थे, लेकिन वो लड़की उसे कहीं नजर नहीं आती है। थक हार कर ऑफिस आता है और धम से कुर्सी पर बैठ जाता है। पसीने से तरबतर होता है और एसी ऑन कर देता है। कुछ देर बाद फिर जाता है, शाम को फिर जाता है। दोस्तों, 2 हफ्ते तक वो वहाँ पर चक्कर लगाता है। ना उसके माँ बाप थे, ना ही प्रज्ञा थी। 17वें दिन वहाँ पर फिर पहुँचता है। दोस्तों, वो लड़की वहाँ पर वही काम करते हुए फिर से दिखाई देती है। उसको देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। उसके पास जाकर बोलता है, आई कॉन्ट बिलीव दिस, कहाँ चली गई थी तुम? प्रज्ञा कहती है, कहीं पर तो नहीं, मैं तो यहीं पर थी। बोलता है, मैं तो यहाँ पर रोज आता था, तुम मुझे दिखती नहीं थी, तो फिर तुम यहाँ पर कैसे? इतने में उसके माँ बाप आ जाते हैं और आरब से नमस्ते करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मालिक का लड़का अभी नया नया आया है। आरब कहता है उसके माँ बाप से, आपको यहाँ काम करते कितने साल हो गए? वो कहती है, हमें 20 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। उसने प्रज्ञा के बारे में पूछा, उन्होंने बोला ये हमारी बिटिया है। आरब ने कहा, बहुत ही मेहनती लड़की है, बहुत काम करती है। यहाँ की लड़कियाँ तो इतना काम नहीं करती। हमारे घर की लड़कियाँ तो एक गिलास पानी लेकर भी न पिए, बेचारी परेशान होती रहती है। एक मिट्टी टिरोली है, इसको गूंदती रहती है। तो उसके माँ बाप बोले, हाँ भैया, बहुत ही मेहनती लड़की है, बहुत मेहनत करती है। तो बोलता है, आपकी लड़की तो बहुत अच्छी है। प्रज्ञा उसे बोलती है, थैंक यू। प्रज्ञा के मुंह से 2 अंग्रेजी के शब्द उसके माँ बाप सुनते हैं तो बहुत ज्यादा प्राउड
फील करते हैं और बोलते हैं पढ़ी लिखी है, बहुत ही होशियार है, अपनी मौसी के जहाँ रहती थी वहीं से 10th पास किया है। कहते हैं इसकी मौसी का देहांत हो गया था, इसीलिए इसे ले आए हैं वहाँ पर, फिर कैसे रहती। 1-2 साल के अंदर इसकी शादी कर देंगे, फिर अपने घर चली जाएगी। तो प्रज्ञा के माँ बाप ने कहा था कि पढ़ने में बहुत ही होशियार है। तो आरव कहता है कितनी % बनी थी आपकी 10th में? प्रज्ञा कहती है 99% बनी थी। आरव ये बात सुनता है तो शॉर्ट हो जाता है। आरव कहता है आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? वो कहती है मैथ में मेरे 95 नंबर आए हुए थे। तो कहता है अच्छा तुम्हें कितने तक टेबल आते हैं, मतलब कितने तक पहाड़े आते हैं? तो उसने कहा 100 तक आते हैं। तो आरव ने कहा 100 वाला मतलब 10 ढाई 100 वाला। प्रज्ञा ने बोला नहीं 100 ढाई 1000 वाला आता है मुझे। दोस्तों आप किसी से कह दो कि मुझे 20 तक पहाड़े आते हैं तो अगला कहेगा 18 का सुनाओ, 20 का सुनाओ। आरव ने उससे कहा चलो ठीक है 79 का सुनाओ, 78 का सुनाओ, 85 का सुनाओ। दोस्तों उसने फटाफट सुना दिया था। वो मोबाइल निकाल कर मोबाइल में कैलकुलेट कर रहा था, चेक कर रहा था, देख रहा था सही सुना रही है या नहीं। तो उसने बिल्कुल सही सुनाया। वो हैरान रह गया, उससे इम्प्रेस हो गया। कहता है क्या तुम इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो? कहती है इस ईंट का क्या, मैं पूरे भट्टे का क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ, इस चिमनी का निकाल सकती हूँ, जहाँ आप बैठते हो उस ऑफिस का भी निकाल सकती हूँ, मैं किसी भी चीज का निकाल सकती हूँ। तो सब कुछ समझ जाता है क्योंकि उसने बीटेक कर रखा था और भी उससे कुछ सवाल करता है। उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। उसके जो माँ बाप होते हैं वो भी वही होते हैं। तो उससे कहते हैं भैया हमारी लड़की कैसी है, इसको कुछ पढ़ना लिखना आता भी है या नहीं? कहता है अंकल जी मैं आपको क्या ही बताऊं, आपकी बिटिया तो जीनियस है, कोई भी एग्जाम ऐसे ही क्लियर कर सकती है, आप नहीं समझोगे कि लड़की पढ़ने में इतनी होशियार है, इतनी सुंदर है और इतनी ब्यूटीफुल है। दोस्तों फिर वो चला जाता है, शाम को फिर आता है। 2-4 दिन उससे ऐसे ही बातें करता रहता है इधर उधर की, और दोनों में ऐसे ही आंखों में प्यार हो जाता है। 2-3 दिन के लिए आरव अपनी बहन से मिलने चला गया था मुंबई, क्योंकि वो वहीं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। वहाँ से मिलने के बाद आया तो चौथे दिन भट्टे पर पहुँचा। उसने देखा कि प्रज्ञा बहुत ही उदास नजर आ रही थी। उसको देखकर वो मुस्कुरा देती है और कहती है आप कहाँ चले गए थे बिना बताए? आरव कहता है क्यों, इसमें बताने की क्या जरूरत थी? उसने कहा अरे आपका कोई इंतजार कर रहा था। आरव ने कहा अच्छा मेरा कौन इंतजार कर रहा था? उसने कहा थी एक लड़की आपके जहाँ काम करने वाली मजदूर। वो समझ जाता है और कहता है अच्छा सच में तुम मेरा इंतजार कर रही थी? वो कहती हाँ क्यों नहीं। उसने कहा अच्छा मैंने जब 2 हफ्ते इंतजार किया, बताओ तुम जब कहाँ चली गई थी? उसने कहा हम दूसरे भट्टे पर चले गए थे, वहाँ पर बहुत ज्यादा अर्जेंट काम था इसीलिए हम वहीं चले गए थे, इसीलिए मैं यहाँ पर 2 हफ्ते से नहीं थी। उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं यहीं पर थी। वो कहता है मैं अपनी बहन से मिलने गया था, अगले महीने उसकी शादी है, बहुत जरूरी काम था इसीलिए मैं गया। प्रज्ञा कहती है आप शादी कब करोगे? वो कहता है मेरी शादी, मैंने तो शादी कर ली है, मेरी तो शादी हो गई है। इतना सुनती है तो हैरान हो जाती है और मिट्टी से बाहर निकल आती है और अपने सिर को नीचे कर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू झलकने ही वाले थे। आरव उसके पास जाता और कहता है अरे क्या हुआ, मैं तो मजाक कर रहा था। तो उसकी आंखें डगडगाई थी। वो कहती है आपने मजाक नहीं किया। आरव कहता है सच में मैंने मजाक ही किया, सच में मेरी शादी नहीं हुई है। प्रज्ञा कहती है आप चले जाओ जहाँ से, आप झूठ बोल रहे हो। वो कहता है वाकई में मेरी शादी नहीं हुई है, मैं तुम्हारी कसम खा तो रहा हूँ। वो उसके बाद बोलती है मैं आपकी कौन होती हूँ जो आप मेरी कसम खा रहे हो? तो वो उसके बाद उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम नहीं जानती कि तुम मेरी कौन हो, और उसको गले से लगा लेता है। तो इसके बाद इनको ख्याल ही नहीं रहता कि ये किस जगह पर है, कि इनको कोई देख भी रहा है। दोस्तों इसके बाद 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट तक ये दोनों ऐसे ही लिपटे रहते हैं, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में ऐसे ही देखते रहते हैं। दोस्तों जब भी प्रज्ञा की माँ वहाँ से चलकर आती है, क्योंकि उनका ईंट पाटने का टाइम हो गया था, जब वो दूर से इन दोनों को देखती है कि दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए हैं, तो दोस्तों वो कुछ खटपट की आवाज करती है ताकि ये लोग समझ जाएं। इनके कानों तक आवाज आती है तो दोनों अलग हो जाते हैं। जब उसकी माँ आती है तो दोनों शुक्र मनाते हैं चलो किसी ने देखा नहीं। लेकिन दोस्तों इनको पता नहीं था कि ये दोनों पकड़े जा चुके हैं। उसकी माँ कहती है भैया आप जहाँ पर इतनी धूप में, आप अपनी ऑफिस में ही जाकर बैठो एसी में। इस तरीके से मजदूरों के बीच में इतनी
इतनी देर रहना ठीक नहीं है। दोस्तों वो चला जाता है। उसके बाद वो प्रज्ञा की अच्छे से खबर लेती है। उसके बाद प्रज्ञा की माँ प्रज्ञा से कहती है, देखो बेटा ये बहुत बड़े लोग हैं, ये लोग बहुत खराब होते हैं, देखो हम इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। इनके पिताजी को पता चलेगा कि यहाँ पर ये सब हो रहा है तो वो हम तीनों को इसी भट्टे में डलवा देंगे, इसी में झुकवा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए जहाँ पर कोई भी अपनी जवान बहू बेटी को काम पर लेकर नहीं आता, हम तुमको इसीलिए लेकर चले आए कि हमको तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास था। देखो बेटा तुम ऐसे करोगी, हमारी भी इज्जत का ख्याल रखो और अपनी भी इज्जत का ख्याल रखो। लोगों की दुनिया अलग है और अपनी दुनिया अलग है, देखो अपनी हद में रहो। तुम इस तरीके से बातचीत करती हो मुझे अच्छा नहीं लगता है, आगे से ध्यान रखना कि ऐसा कुछ भी ना हो। तो प्रज्ञा ने जिंदगी में पहली बार प्यार किया। इतने कठोर शब्दों के साथ, इतने डरावने अनुभव के साथ उस पर पाबंदी लग गई। दोस्तों इधर आरव का हौसला साथ वो आसमान पर होता है। वो शाम को अपनी गाड़ी निकालता है, मार्केट जाता है तो प्रज्ञा के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े लेता है और गिफ्ट भी लेता है। वो सुबह ही सुबह वहाँ पर पहुँच जाता है और प्रज्ञा सिर झुकाए अपना काम ही कर रही थी। प्रज्ञा से गुड मॉर्निंग बोलता है, प्रज्ञा कोई रिएक्शन नहीं देती। तो कहता है क्या हुआ, कल की बातों से कुछ नाराज हो क्या? वो कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वो कहती है देखो तुम मेरे पास नहीं आया करो, कल माँ ने देख लिया था और वो ऐसे ऐसे कह रही थी अगर आपके पिताजी को पता चलेगा तो वो हम तीनों को मार डालेंगे और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे पास नहीं आया करो, ना ही मेरे से बात किया करो। दोस्तों प्रज्ञा के माँ बाप को पता ही चल गया था। वो इनके पास आते हैं और आरव से कहते हैं देखो भैया गरीब के पेट पर क्यों लात मार रहे हो, हम 20 साल से यहीं पर कमा खा रहे हैं, आपके पिताजी को पता चलेगा तो वो हमारी खाल खिंचवा लेंगे, तो ये नहीं देखेंगे कि गलती किसकी है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी बेटी को बख्श दो। भैया हम बहुत ही गरीब हैं, हमारा दुनिया में कोई सहारा नहीं है, आपके यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना कैसे भी गुजारा कर रहे हैं, बस आपके हाथ जोड़ती हूँ। कल आपने मेरी बिटिया के साथ जो किया वो अब मत करना, आपके पास तो पूरी दुनिया पड़ी है। तो उसके बाद आरव अपने ऑफिस में आकर बैठ जाता है, प्रज्ञा वहीं पर रोने लगती है क्योंकि उसके पहले प्यार का इस तरीके से अंत हो जाता है। दोस्तों भट्टे से 2-3 किलोमीटर आरव का घर होता है। शाम को खाना खा रहा था तो अपने पिताजी से बोलता है पिताजी मैं शादी करूंगा। कहती हाँ कर ले, मैं कब तुझे रोक रहा हूँ, मैंने कब कहा कि तू संतों वाली माला ले ले। वो कहता है देखो पापा मैं सीरियस बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो वो कहते हैं हाँ बेटा मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ। कहते हैं क्या लड़की वगैरह देख रखी है, मैंने तो तेरे से पहले ही बोल के रखा है कि लड़की वगैरह देख के रखना अपने लिए। मैं तो तेरे से पहले ही कह रखा था कि ये सर्दगर्दी मेरे ऊपर मत पालना कि मैं तेरे लिए लड़की ढूंढ कर लाऊंगा। बोलता है हाँ पापा मैंने लड़की देख रखी है लेकिन वो गरीब है। तो वो कहते हैं देखो बेटा गरीबी अमीरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। ऐसे भी हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, कौन सा हम दहेज मांगने वाले हैं। बोलते हैं हाँ बेटा आगे बोल। तो वो कहता है देखो पापा लड़की थोड़ी कम पढ़ी लिखी है। विक्रम सिंह कहते हैं देख बेटा मैंने तुझे इसीलिए इंजीनियर नहीं बनाया कि तू इस तरीके की बेवकूफी करे, अनपढ़ लड़की तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ। फिर वो कहता है नहीं पापा बिल्कुल भी अनपढ़ नहीं है, वो जितना पढ़ी है उससे ज्यादा उसके पास नॉलेज है। वो कहते हैं बेटा उसके अंदर और भी कोई खासियत हो तो वो भी बता दो। वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो तुम। तो आरव कहता है हाँ पापा वो अपने भट्टे पर ही काम करती है। तो बोलते हैं कौन से भट्टे पर। तो वो बोलता है जहाँ मैं बैठता हूँ उसी भट्टे पर। तो वो कहते हैं अच्छा क्या नाम है लड़की का। वो कहता है पापा प्रज्ञा नाम है उसका। तो वो कहते हैं अरे वो तो मक्खन लाल की लड़की है। कहता है पापा मुझे उसके माँ बाप का नाम तो नहीं पता लेकिन वो अपने माँ बाप के साथ ही रहती है। इतना सुनने के बाद विक्रम सिंह अपने मुंशी मैनेजर को फोन लगाते हैं और कहते हैं अपने भट्टे पर जो मक्खन लाल है
उसे और उसकी पत्नी और उसकी बेटी तीनों को लेकर घर आओ। दोस्तों घर में हड़कंप मच जाता है। आरव की माँ ये बात सुनती है तो बोलती है, मैं तो पहले ही कहती थी कि मेरा बेटा भट्टे पर काम नहीं करेगा। वहाँ की लड़कियाँ जादू टोने वाली होती है, पता नहीं मेरे लड़के पर कौन सा जादू टोना कर दिया। देखो किस तरीके से बात कर रहा है, एक भट्टे वाली से शादी करेगा, पता नहीं इसे क्या करके खिला दिया। इसकी मती मारी गई है, इसकी मती में पत्थर पड़ गए। इसको हमने बाहर भेजा पढ़ने के लिए, वहाँ से इसे कोई पसंद नहीं आई, यहाँ आकर एक भट्टे वाली से शादी करेगा। विक्रम जी बहुत परेशान थे। वो कहते अरे तुम शांत रहो, कुछ सोचने दो, कुछ करेंगे। दोस्तों वो खाना वगैरह बना रहे थे। मुंशी जैसे ही भट्टे पर पहुँचता है और बोलता है तुम तीनों को बड़े साहब ने अपने घर पर बुलाया है। कुछ समझ जाते और मुंशी के पैर पकड़ लेती है उसकी माँ और कहती है मुंशी जी हमें बचा लो, इसमें मेरी बिटिया की कोई गलती नहीं थी। मुंशी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुंशी कहता है क्या बात हुई है? मुंशी कहता है क्या आप लोगों से कोई गलती हुई है? फिर उसकी माँ उस मुंशी को सारा माजरा बता देती है। नहीं भैया मेरी बिटिया के पास बार बार आते थे, मेरी बिटिया की इसमें कोई गलती नहीं है। मुंशी हमें किसी भी तरीके से बचा लो। मुंशी से बोलते हैं आप हमें यहाँ से निकलवा दो, कैसे भी तरीके से हम यहाँ से भाग जाते हैं। अरे आप तो अपने बारे में ही सोच रहे हैं, साहब ने पूरी जिम्मेदारी तो मुझे ही दे रखी थी। मेरे बेटे को काम वगैरह समझा देना और उसे देखे रहना। मुंशी कहता है मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और आप लोगों ने इतने सारे गुल खिला दिए। मुंशी कहता है चलो मेरे साथ, वहीं जाकर पता चलेगा अब क्या होता है। जाने को तैयार नहीं होते हैं तो मुंशी कहता है अरे जान से तो मार नहीं देंगे, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी तो कुछ कहेंगे, मुझे भी तो कुछ सुनाएंगे। विक्रम सिंह का फिर से फोन आता है मुंशी के पास कि इतनी देर कहाँ लग रही है, जल्दी लेकर आओ उन्हें। फिर मुंशी कहता है चलो मेरे साथ हवेली पर जल्दी। फिर से फोन आया है। दोस्तों रात के 12 बजे ये चारों हवेली पर पहुंचते हैं। आरव की जो माँ होती है वो तो कमरे के अंदर चली जाती है। प्रज्ञा की माँ जाते ही विक्रम सिंह के पैरों में पड़ जाती है और कहती है मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है साहब। विक्रम सिंह कहते हैं मक्खन लाल अपनी पत्नी को उठाओ और आप सब लोग बिल्कुल चुप रहो। वे चुप हो जाते हैं और प्रज्ञा से कहते हैं तुम आगे आओ और ये बताओ ये तुमसे प्यार करता है कि तुम इससे प्यार करती हो? वो बोलती है बिल्कुल सच बताओ, गलती किसकी है और सजा किसको दी जाए? प्रज्ञा कहती है गलती मेरी ही है, सजा मुझे ही दी जाए। आरव कहता है नहीं पापा ये झूठ बोल रही है, मैं ही इसके पास पहले से जाता था, इससे बातें करता था। आरव कहता है पापा इन लोगों का कोई दोष नहीं है, ना ही इन लोगों की कोई गलती है, सजा मुझे ही दी जाए, क्योंकि सजा मुझे ही मिलनी चाहिए, क्योंकि जो भी किया है मैंने ही किया है। विक्रम जी हंसने लगते हैं और अपनी पत्नी को कमरे से बाहर निकलने को कहते हैं और कहते हैं देखो यही लड़की है, तुम ये बताओ कैसी है और सुंदर है कि नहीं है? आरव की माँ उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है और कहती है बिल्कुल चांद का टुकड़ा है और कहती है कि मुझे लगता है आज चांद मेरे ही घर उतरा है। विक्रम सिंह कहते हैं बहुत ही मेहनती बिटिया है, बहुत ही टैलेंटेड बिटिया है, मैं भी इससे काफी बार मिला हूँ। इसके माता पिता भी बहुत मेहनती है, इनकी ईमानदारी मैं 20 साल से देख रहा हूँ, बहुत ही ईमानदार हैं। कहते हैं मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक मेरा अनुभव बता रहा है प्रज्ञा और आरव जिंदगी भर सुखी रहेंगे। प्रज्ञा के माँ बाप ये बात सुनते हैं तो उनके खुशी के मारे आंसू ही आ जाते हैं और कहते हैं साहब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, हम आपके पास जिंदगी भर मुफ्त में काम करते रहेंगे। विक्रम सिंह कहते हैं अरे मक्खन लाल तुम अब ऐसी बातें मत करो, अब हम समधी बन चुके हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, अब अपन बराबर हैं। दोस्तों आरव और प्रज्ञा की खूब धूमधाम से शादी हुई 2022 में। प्रज्ञा ने अपने आगे की भी पढ़ाई जारी कर दी थी और पूरा परिवार बहुत खुशी से रह रहे थे। दोस्तों ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।